हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीवीटी सीरीज में मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और जैसे हमने शेड्यूल में बिल्कुल डिस्कस करा था, आज है हमारा प्रिपरेशन का डे नंबर 2 और आपके पास आज मैं लेकर के आया हूं इस वीडियो में डिटेल्ड वन शॉट वीडियो, जिसमें आपके अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 2 यानी कि चेंज इन पीएसआर और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो जी, चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली हमें समझना है दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर बहुत अच्छे से हैं, उनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है चेंज इन पीएसआर यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। टॉपिक्स और भी बहुत सारे डीप्स में है, वो भी अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले हम जो मतलब समझते हैं वो समझते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से। पार्टनरशिप फर्म का पहले तो मतलब समझो। पार्टनरशिप क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन पर्सन्स के बीच में, जो भी हमारे पास एग्रीमेंट होता है और उसमें लिखा होता है कि जो भी वो प्रॉफिट को किस तरीके से शेयर करेंगे बिजनेस के अंदर, वही हमारे पास पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है सर? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जब एक एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में जितना भी हमारे पास रेशोज में चेंज आता है या वो खत्म हो जाता है, तो हमारे पास क्या कहलाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। इसके अंदर लिखा है कि चेंज होगा जब भी हमारे पास एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में, तो उसका मतलब क्या है कि वो खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है, और जो नया एग्रीमेंट है, नया एग्रीमेंट अब आएगा, क्योंकि पुराना अब खत्म हो गया है, जो उसमें चेंज था, अब नया एग्रीमेंट आया, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब आपको समझना है कि मोड्स क्या है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के, कि किस किस केस में हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, नया एग्रीमेंट बनाते हैं। देखो, सबसे पहला जब भी हमारे पास पीएसआर में चेंज होगा, जितने भी हमारे पास एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, लेट सपोज हमारे पास दो पार्टनर हैं ए और बी, इनका जो ओल्ड रेशो है, इनका जो पहला रेशो था वो था 1:1, लेकिन अब इन्होंने नया रेशो बना लिया है, वो है 3:2। ठीक है जी, तो अब चेंज हो गया, यानी कि पार्टनर्स तो वही हैं पर उनकी रेशो में चेंज हो गया, यानी कि चेंज इन पीएसआर। एक केस क्या बनता है कि एक नया पार्टनर और आ गया, एक नया पार्टनर और आ गया, तो अब रेशो हो जाएगा 3:2:1। एडमिशन के केस में भी हो जाता है। फिर उसके बाद रिटायरमेंट के केस में हो जाता है कि एक पार्टनर हमारे पास से चला गया, रिटायर हो गया या फिर उसकी डेथ हो गई, तो दो केस यहाँ पर है। और एक अमलगमेशन के केस में भी हो जाता है कि दो पार्टनर्स के बीच में अमलगमेशन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। ये बेसिकली 5 मोड्स है। अब उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग पार्टनर्स के किस केस में हमारे पास पीएसआर चेंज होता है। समटाइम्स देखो हमारे पास क्या होता है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से, इल हेल्थ की वजह से, इनएबिलिटी टू डिस्चार्ज ड्यूटीज ऑफ द फर्म, कि वो फर्म की ड्यूटीज पूरी नहीं कर पाए, इनएबिलिटीज हो गई, इन कारण की वजह से हमारे पास चेंज इन पीएसआर देखने के लिए मिल जाता है। एज अ रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या होता है? कुछ पार्टनर यहां पर गेन करेंगे और कुछ पार्टनर यहां पर लॉस यानी कि सेक्रीफाइस करेंगे, और जो हमारे पास गेन कर रहे होंगे वो क्या करेंगे? कंपनसेट कर देंगे हमारे पास सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। ये बेसिकली इसका रिजल्ट हो जाता है। अब एडजस्टमेंट्स क्या है? एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन पीएसआर कि सबसे पहला क्या है कि एक तो आपको यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। सेक्रीफाइसिंग रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है सर OR माइनस NR। क्या होता है? OR माइनस NR। ठीक है जी। एक होता है हमारे पास गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो का होता है NR माइनस OR, गेनिंग रेशो का होता है न्यू रेशो में ओल्ड रेशो माइनस कर दो। ठीक है जी, ये हो जाता है गेनिंग रेशो का। फिर आपको गुडविल का ट्रीटमेंट देखना है। गुडविल का ट्रीटमेंट होता है गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग यहाँ पर। फिर उसके बाद आपको देखना है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती है? जो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है वो क्या कहती है कि जब एक या एक से ज्यादा पार्टनर अपने ओल्ड शेयर का कुछ हिस्सा अदर पार्टनर्स को सरेंडर कर देते हैं, वही क्या कहलाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो कहलाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि OR माइनस NR। फिर उसके बाद आ जाता है सर गुडविल। क्या होती है? गुडविल हमारे पास रेपुटेशन है फर्म की, किसके रिस्पेक्ट में? कि जो भी हमने प्रॉफिट एक्सपेक्ट करे थे, नॉर्मल प्रॉफिट्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स अदर फर्म्स के कंपैरिजन में। ठीक है जी, यही हमारे पास गुडविल कहलाता है। अब गुडविल के बारे में कुछ खास बात जान लो जी। गुडविल सबसे पहली चीज तो इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब वो एसेट जो कि हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, पर उसकी प्रेजेंस को फील करा जा सकता है, वही क्या कहलाता है? इंटेंजिबल। ये एक वैल्यूएबल एसेट है, बिल्कुल सर वैल्यूएबल एसेट है। इसके बाद हमें हेल्प करता है एक्सेस प्रॉफिट को कमाने में। फिर उसके बाद वैल्यूएबल तभी है जब बिजनेस हमारे पास सोल्ड हो रहा हो। फिर आ जाता है सर फैक्टर्स के, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं
वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए। सबसे पहली चीज लिखी है कि एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर आपका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है तो आपकी गुडविल बहुत अच्छी होगी। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, अगर आप गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को बनाते हो, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते हो तो आपकी गुडविल बहुत अच्छी होगी। लोकेशन ऑफ द बिजनेस पे भी डिपेंड करता है कि हमारी गुडविल कैसी है। अगर हमारा बिजनेस अच्छी लोकेशन पे नहीं है तो गुडविल अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर बहुत ही प्राइम या सुप्रीम शहर के बिल्कुल मिडल में एक ऐसे पॉइंट पे जहां पर बहुत सारा हमारे पास अच्छा बिजनेस हो सकता है तो हमारी गुडविल ऑब्वियस सी बात है अच्छी होगी। उसके बाद है मोनोपोलिस्टिक और अदर राइट्स, अगर आपकी मोनोपोली है तो भी आपकी गुडविल अच्छी होगी। मोनोपोली का मतलब होता है कि सिंगल ही है, बिल्कुल सिंगल ही हम उस चीज के सेलर हैं, सिंगल ही हम उस चीज में जाने जाते हैं। इसके बाद है सर क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होती है सर परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड। परचेज का मतलब है कि जो हमने गुडविल परचेज करी है, सेल्फ जनरेटेड का मतलब है जो हमने खुद से जनरेट करी है, खुद से बनाई है गुडविल, ठीक है। अब दोनों का जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग अलग होता है। समझो कि परचेज गुडविल जो होती है वो बेसिकली हमारे पास बैलेंस शीट में लिखी गई है, या फिर लिखा हो ऐसे लिखा हो कि गुडविल रिटर्न इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, ये भी हमारे पास परचेज गुडविल लिखी जाती है। और जो सेल्फ जनरेटेड है वो बेसिकली एडजस्टमेंट्स में नीचे पॉइंट्स गिवन होते हैं उसमें गिवन होती है हमारे पास गुडविल। और जो हमारे पास परचेज गुडविल है उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यहां पर अमाउंट आ जाएगा, है ना। और ये जो हमारे पास बेसिकली सेल्फ जनरेटेड होती है इसकी जो एंट्री बनती है वो बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर हमारे पास फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल यूज करना है, फिक्स्ड है तो करंट यूज करना है, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब है मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। गुडविल कैलकुलेट करने के बेसिकली 4 मेथड होते हैं। सबसे पहला एवरेज मेथड, फिर उसके बाद आता है हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड, फिर आता है सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में भी 2 तरीके के मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की। यहां पर जो गुडविल का फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज भी गिवन होगा और आपको कहा भी जाएगा कि गुडविल एवरेज प्रॉफिट से निकाल करके बताओ। हर एक मेथड के लिए बोला जाएगा क्वेश्चन में कि एवरेज से निकालनी है, सुपर से निकालनी है, वेटेड से निकालनी है, कैपिटलाइजेशन से आपको निकालनी है। लेकिन फॉर्मूला तो आपको सब मेथड्स का वहां पर याद होगा। फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे सीयूईटी में, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल एक्चुअल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय गिवन नंबर ऑफ ईयर्स। के क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन कैसे गिवन होगी? आपको गिवन होगा बेसिकली कि हमारे पास लेट सपोज पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स है। अब आप बताओ इसके बेसिस पे एवरेज निकाल के बताओ। तो जितने भी सारे हमारे पास प्रॉफिट्स होते हैं उन सबको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में लॉस है तो उसको माइनस कर देंगे। डिवाइड में जितने भी साल के प्रॉफिट्स है, अगर 5 साल का एवरेज निकाल रहे हो तो डिवाइड बाय 5, 4 ईयर का एवरेज निकाल रहे हो तो डिवाइड बाय 4, 3 ईयर का एवरेज निकाल रहे हो तो डिवाइड बाय 3 आपको करना है, ठीक है जी। ये इसके अंदर आ जाता है। फिर कुछ खास बात, इंपॉर्टेंट चीज जान लो एवरेज प्रॉफिट निकालते हुए। जो एबनॉर्मल इनकम होती है उसको आपको डिडक्ट करना होता है, माइनस करना होता है, और जो एबनॉर्मल लॉस है उसको आपको वापस से ऐड बैक करना होता है, और जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होती है उसे भी आपको डिडक्ट करना होता है नेट प्रॉफिट से, ठीक है जी। क्योंकि जो इनकम होती है हमारे पास, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये रिसीव्ड होती है आउटसाइड द बिजनेस से। एक चीज इसमें एडिशनल पॉइंट ये आता है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन में गिवन होता है कैपिटल चार्ज टू रिवेन्यू, के गलती से हमारा एक एसेट था, हमने उसे रिवेन्यू एक्सपेंस मान लिया, खर्चा मान लिया, एसेट को खर्चा मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर ईयर में उस एसेट को ऐड बैक करेंगे, और अगर उस एसेट पे कोई डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन है वो हमें माइनस करनी है। डेप्रिसिएशन के भी 2 केस होते हैं, एक तो होता है एसएलएम मेथड, एक होता है डब्ल्यूडीवी मेथड। एसएलएम मेथड में आपको क्या करना होता है? ओरिजिनल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाना होता है, क्योंकि उसका ओरिजिनली जो दूसरा नेम होता है वो क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। डब्ल्यूडीवी का मतलब क्या है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड, कि अगर आप एक ईयर में 10,000 रुपए पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हो 10%, तो बैठा 1,000। अब अगले साल आप 10,000 पे नहीं लगाओगे, आप कितने वैल्यू पे लगाओगे? 10,000 ओरिजिनल वैल्यू में से 1,000 डेप्रिसिएशन माइनस करा, यानी कि 9,000। फिर अगले साल फिर वैल्यू कम होकर के उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन एसएलएम में हर एक ईयर में यानी कि सेम जो पहला अमाउंट था उसी पर डेप्रिसिएशन लगता है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं जी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में बेसिकली एक ट्रेंड शो करता है, वेट्स शो करते हैं, जैसे कि वेट गिवन हो गए 1 2 3, इस तरीके से आपको वेट गिवन होते हैं और आपको क्या करना होता है? वेट की प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो पहला फॉर्मूला बना है कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट, के आपको इस तरीके से कॉलम बनाना है। एक तो आपके पास ईयर का कॉलम होगा, इसमें 2019, 20, 21, 22, 23 लिखा होगा।
फिर एक प्रॉफिट्स का होता है जिसमें सारे प्रॉफिट्स गिवन होते हैं, फिर वेट्स होता है, वेट्स 1 2 3 इस तरीके से वेट्स गिवन होते हैं। फिर एक कॉलम बनाना होता है पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू का मतलब क्या है कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो और फिर इसका टोटल करो। एक डब्ल्यू वाले कॉलम का आपको टोटल करना होता है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर करना होता है ना। तो यही फॉर्मूला बनेगा कि इसका टोटल, इस वाली लाइन का टोटल और टोटल ऑफ वेट्स, ये आपको लिखना होता है। फिर जो भी हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। फिर आ जाता है सर सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले तो गुडविल का फॉर्मूला लगाओ, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कई बार क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट गिवन होता है, कई बार गिवन नहीं होता है। जब गिवन नहीं होगा तो आपको वहां पर लिखना होगा एक फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं एपी माइनस एनपी, यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर अभी पढ़ा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारे साल के प्रॉफिट्स को ऐड कर दो, डिवाइड बाय जितने साल के प्रॉफिट्स है, यानी कि 4 5, वो उस तरीके से एवरेज निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड की एनआरआर अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करके, कि जितना भी हमारे पास क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होता है, एनआरआर भी गिवन होता है 8% 10%, वो आपको लिखना होता है मल्टीप्लाई में। अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी कई बार क्वेश्चन में सर गिवन नहीं होता। कैपिटल एम्प्लॉयड जब गिवन नहीं होगा तो उसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला होता है एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस कर दो, और दूसरा होता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। समझ में आया? चलो जी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास गिवन है सर कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में भी दो तरीके से हमारे पास गुडविल निकाली जाती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की सबसे पहले बात करते हैं। इसमें जो गुडविल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सर ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलती है एपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर। यहां पर हम रिवर्स कर देते हैं, एनआरआर नीचे चला जाता है, 100 ऊपर चला जाता है। और ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये कैसे निकलती है, एसेट माइनस लायबिलिटी की मदद से, या फिर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस की मदद से। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। इसमें भी एनआरआर नीचे आ जाता है। अब सर ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं गुडविल का। एक तो ट्रीटमेंट हमने ऊपर पढ़ा ही है कि अगर हमारे पास परचेज गुडविल होगी तो सर आप उसको क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल। अगर हमारे पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, हमें करना है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। पर यहां पर एक केस आ जाता है कि जब गुडविल रेज्ड ऑफ होगी और रिटर्न ऑफ होगी, इस केस में क्या ट्रीटमेंट बनता है। इस केस में सबसे पहले तो रेज्ड ऑफ करने की एंट्री बनती है, जिसमें हम जो अमाउंट है वो क्रेडिट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को। एक राइट ऑफ करने की बनती है जिसमें हम पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं और टू गुडविल लिख देते हैं, है ना। ये बेसिकली ट्रीटमेंट होता है। चलते हैं जी ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस और रिजर्व्स के ट्रीटमेंट पे। चलो जी, जितने भी तरीके के हमारे पास रिजर्व्स होते हैं, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो WCR हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, चाहे वो कॉन्टिजेंसी रिजर्व हो, जितने भी रिजर्व है सबको हमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो क्रेडिट नेचर का होता है। इनको हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इनको डेबिट कर देंगे और पार्टनर को यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। हमेशा याद रखना जितने भी हमारे पास रिजर्व्स होते हैं, जितने भी हमारे पास PL का बैलेंस, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो, चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो, ये सारी की सारी चीजें हमेशा से हमेशा किसको मिलती है, ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशो। चाहे वो PSR में हम पढ़ रहे हो, चाहे हम एडमिशन में भी आगे इस तरीके से पढ़ेंगे, चाहे हम रिटायरमेंट और डेथ में भी पढ़ेंगे, तब भी वहां पर ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशो में ही वो चीज डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब चलते हैं सर एक्यूमुलेटेड लॉसेस के केस में। देखो हमारे पास लॉस किस केस में होता है, अगर PL का डेबिट बैलेंस गिवन है यानी कि लॉस गिवन है तो आप उसको क्रेडिट करोगे, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट किसको करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। किसको करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है जी। अगर हमारे पास ये कहा गया है कि आपको इन सबको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, देखो अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो सिंपल क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जाए क्वेश्चन में कि आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो हम इसकी क्या एंट्री करेंगे, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ये एंट्री इसकी बनती है ना। सब चीजों को प्लस करेंगे और जो भी हमारे पास रेशो आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर देंगे। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं सर। आगे बेसिकली हमारे पास है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या है सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो जी, सबसे पहले तो समझो रीवैल्यूएशन का नेचर क्या होता है। सर जो रीवैल्यूएशन का नेचर होता है वो होता है हमारे पास नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर का मतलब क्या है कि सर
हमारे पास डेबिट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन्स। अब रीवैल्यूएशन का मतलब समझो। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब भी हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं कि जितने का हमने खरीदा था आज के समय में उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो गई, बुक वैल्यू अलग हो गई, मार्केट वैल्यू अलग हो गई, तो अब उस केस में क्या होगा, या तो मुझे कुछ फायदा होगा या फिर मुझे नुकसान होगा। सर मुझे नुकसान किस केस में हो सकता है? नुकसान मुझे दो केस में होगा, जब भी मेरे एसेट की वैल्यू कम होगी या मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी। फायदा कब होगा सर? फायदा होगा जब मेरा एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी कम होगी। तो देखो सिंपल सी चीज है, अगर आपका एसेट कम हो रहा है तो नुकसान है, इधर लिख लो। अगर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है तो इधर लिखो। फायदा कब होगा सर? फायदा होगा सर हमारा जब हमारा एसेट बढ़ेगा या फिर हमारा लायबिलिटी कम होगा। अब इसमें दो चीज और आती है, एक होता है अनरिकॉर्डेड एसेट, एक होता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब क्या है? बेसिकली एसेट की वैल्यू बढ़ी रही है ना, अब रिकॉर्ड में आई रही है, तो हम उसको कहां पर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, मुझे अब तक पता ही नहीं था कि मेरी एक लायबिलिटी भी है जो अब रिकॉर्ड में आ रही है, तो नुकसान हो गया, तो इधर लिखेंगे। अब अगर मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, यानी कि इनकम वाली साइड ज्यादा है, यानी कि मुझे इनकम वाली साइड ज्यादा है और मेरा लॉस और एक्सपेंस कम हुआ है, तो मेरा तो फायदा हुआ है। फायदा हुआ है तो बैलेंस इधर आएगा, उसको हम लिखेंगे टू प्रॉफिट के नेम से। अगर बैलेंस इधर आता है तो उसको हम लिखते हैं बाय लॉस के नेम से। ठीक है जी, ये था पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके बाद आ जाता है वेल रिवाइज्ड वैल्यू। अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमारी रिवाइज्ड वैल्यू है जी, जिस पे भी हमारी एसेट और लायबिलिटीज बढ़ी या कम हुई है, कि हम उसको रिकॉर्ड ना करें बुक्स ऑफ द अकाउंट्स में, तो हम उसकी क्या करेंगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एक एंट्री कर देंगे। ये आपको तब करना है जब आपको स्पेसिफिकली बोला जाए, वरना तो रिवैल्यूएशन से ही करनी है सब चीजें। अब इसके बाद आ जाता है सर WCR। देखो WCR का मतलब क्या होता है? WCR का मतलब होता है कि हमारे पास कई बार क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स हमारे पास स्ट्राइक पे चले जाते हैं या फिर कुछ इस तरह की कोई भी चीज़ हो जाती है वर्कर से रिलेटेड, तो हम उसके लिए एक रिजर्व बना करके रखते हैं कि फ्यूचर में हमें वर्कर्स को अगर क्लेम देना पड़ा तो हम इस रिजर्व की मदद से उनको कंपनसेट कर देंगे। यही हमारे पास WCR होता है। सबसे पहला केस क्या है कि आपने रिजर्व तो बना लिया लेकिन कोई क्लेम ही नहीं हुआ है, तो जितना भी रिजर्व बनाया होगा क्या वो पार्टनर से मिलकर के बनाया होगा, तो हम क्या पार्टनर्स को पैसा वापस दे देंगे। जब पार्टनर्स को पैसा मिलेगा तो हमेशा याद रखना कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो क्रेडिट साइड में बढ़ती है, तो WCR डेबिट हो जाएगा और हमारे पास जो पार्टनर्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो एंट्री क्या बनी? WCR टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है जी, जो भी उनका रेशो होगा 3:2:1, 1:1:1, जो भी क्वेश्चन में रेशो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग करना है, नहीं है तो इक्वली दे देना है ना। अगले केस पे चलते हैं। अगला केस क्या है कि हमारे पास जो क्लेम है वो कम हो गया। लेट सपोज हमने रिजर्व बनाया था सर 1 लाख का, ठीक है जी, और जो क्लेम देना पड़ा वो देना पड़ा सर 40,000। तो बचा हुआ पैसा कहां मिल जाएगा? बचा हुआ पैसा पार्टनर्स को चल जाएगा, यानी कि 60,000। ये इसकी एंट्री बनती है। समझ में आया? चलो जी आगे केस पे चलते हैं। आगे वाला केस है कि वो इक्वली हो गया कि जितना ही रिजर्व बनाया था उतना ही क्लेम भी हमने 1 लाख बनाया, रिजर्व भी हमारा 1 लाख था, क्लेम भी हमारा 1 लाख हो गया, तो पार्टनर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आगे चलते हैं सर। आगे हमारे पास क्या है कि हमने रिजर्व बनाया था 1 लाख, लेकिन जो क्लेम देना पड़ गया वो देना पड़ गया 1,20,000। तो ये 20,000 कहां से लेकर के आओगे? ये 20,000 की कमी हम पूरी करते हैं रिवैल्यूएशन के अकाउंट से। तो एंट्री बनी WCR डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन, और जो बचा हुआ पैसा है वो यहां पर लिखा जाता है रिवैल्यूएशन के नेम से। वो पार्टनर्स लेकर के आते हैं कि जितना भी हमारे पास ये बचा हुआ पैसा होगा ये पार्टनर्स यहां पर लेकर के आएंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया? चलो जी अब चलते हैं सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के। समझते हैं इसको भी क्या है कि कई बार देखो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि हम शेयर्स में इस तरह की चीज़ों में हमने इन्वेस्टमेंट करी। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि जितनी हमने इन्वेस्टमेंट करी, अगर हमने 1 लाख इन्वेस्ट करे हैं क्या वो 1 लाख ही रहेंगे, या तो वैल्यू बढ़ेगी या फिर वैल्यू कम होगी। कई बार ऐसा होता है कि हमें लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को बियर करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, यही इसका मतलब है। अब यहाँ पर बेसिकली सबसे पहली चीज तो एक रिजर्व होगा यानी कि IFR। एक चीज होती है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की 2 वैल्यू होती है, एक तो बुक वैल्यू और एक मार्केट वैल्यू। उन दोनों को कंपेयर करके हमें देखना होता है कि हमें फायदा हुआ है या फिर नुकसान है। जैसे सबसे पहले केस में अगर मैं बात करूं कि जो बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है वो दोनों सेम है, तो इस केस में जितना भी रिजर्व बनाया था वो पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो एंट्री बनी IFR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। दूसरा केस क्या है कि मार्केट वैल्यू कम है, बुक वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो हमारा जो रिजर्व है उसमें से हम कंपनसेट कर सकते हैं। तो एंट्री बनी IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट के बुक वैल्यू में से जो भी हमने माइनस करा मार्केट वैल्यू वो यहां पर लिख दिया, बचा हुआ पैसा पार्टनर्स में।
दूसरे नंबर पे क्या लिखा है कि जितना भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितना है सर, कि जो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को हमने कंपेयर करा, एक हमारे पास वैल्यू आ गई और वो IFR के इक्वल है। हमने IFR भी 1 लाख बनाया था और अब जो हमने दोनों वैल्यू को कंपेयर करा, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को इन्वेस्टमेंट की, वो भी 1 लाख आई, तो दोनों इक्वल है। तो एंट्री क्या बनी, IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अगर वो वैल्यू ज्यादा है IFR से तो एंट्री क्या बनेगी, कमी हो जाएगी। फिर तो IFR तो डेबिट होगा ही होगा, एक रिवैल्यूएशन से हम कमी पूरी करेंगे और टू इन्वेस्टमेंट, और जो बचा हुआ पैसा वो पार्टनर से लेकर के आएंगे। तो 2 एंट्री यहां पर बनी है ये वाली, ठीक है जी। आगे केस पे चलते हैं। जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा हो गई बुक वैल्यू से, तो सबसे पहली चीज जो भी हमारे पास IFR बना है सबसे पहले तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर जो एक्सेस पैसा है, देखो जब भी हमारे पास कमी होती थी तो हम रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देते थे, इस बार एक्सेस पैसा है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स को फिर वो मिल जाएगा। तो तीसरी एंट्री बनी रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, समझ में आ गया। तो बेसिकली यही था हमारे पास एक 1 शॉट वीडियो जिसमें हमने डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं जो कि आपके CUET के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 से। इससे बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इससे रिलेटेड MCQs 50 बहुत इंपॉर्टेंट वाले CUET लेवल के MCQ का वीडियो मैं आज इवनिंग में अपलोड करने वाला हूं, उसको जाकर के आपको बहुत अच्छे से देखना है, MCQs की प्रैक्टिस करनी है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।